Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 12 of chapter number 13 organisms and populations. Within this session और भी तीन हमें populations interactions डिस्कस करने हैं. प्रीवियस तीन सेशन के अंदर हमने डिस्कस किए थे. एक था प्रीडेशन, सेकंड था पैरासाइटिज्म एंड तीसरा था कंपटीशन. नाउ नंबर 4 इज द कमेंसलिज्म. सो कमेंसलिज्म के लिए जो सिंबल यूज होगा वो है बेनिफिशियल एंड न्यूट्रल, प्लस एंड जीरो. सो दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट. इसलिए रिलेशन मैंने दिया हुआ है प्लस एंड जीरो. सो उसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करने चालू करते हैं. जैसे कि ऑर्किड नाम का एक प्लांट है, आर ग्रोविंग एज एन एपीफाइट. लिसन, एपीफाइट का मतलब है ओनली ऑब्टेन हैबिटेट फ्रॉम द होस्ट. होस्ट की बॉडी से खाली हैबिटेट लेगा. तो ऑर्किड नाम का प्लांट ग्रो एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच. ये एग्जाम्पल 1 हुआ. नंबर 2 बार्नेकल्स, मराइन क्रस्टेशियंस है which are grow on the back of whale. benefit. तो बार्नेकल्स को और ऑर्किड को बेनिफिट होगा, बट नाइदर द मैंगो ट्री नॉर whale derive any apparent benefit. और वी कैन से दैट उन दोनों को कुछ लॉस भी नहीं होगा. सो इसलिए ये एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं कमेंसलिज्म के अंदर. एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कैटल इग्रेट. कैटल इग्रेट मतलब एक वाइट कलर का बर्ड है जिसे कॉमन लैंग्वेज के अंदर बगुला के नाम से जाना जाता है. तो ये जो कैटल इग्रेट है एंड सेकेंड ग्रेजिंग कैटल. तो कैटल के आजू बाजू में घूमने वाला वाइट बर्ड और ग्रेजिंग करने वाला कैटल, इन दोनों का क्लोज एसोसिएशन होता है. अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ़ यू लिव इन द फार्म्ड रूरल एरिया. अगर आप लोग रूरल एरिया या तो फार्मिंग वाले एरिया में रहते हो तो आपको ये सीन बहुत बार दिखेगा एंड इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. किस तरह से वो कमेंसलिज्म है? सो इग्रेट का काम क्या है? ऑलवेज फॉरेज, फाइंड अ फूड क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग. ये इग्रेट अपना फूड कहाँ पे फाइंड आउट करता रहता है? ऑलवेज वहाँ पे जहाँ पे कैटल ग्रास को खा रहा होता है. फिर वो बफेलो भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, पर ज़्यादातर वो बफेलो के नज़दीक होता है. बिकॉज उसके पीछे का रीज़न क्या है? द कैटल एज दे मूव. जैसे ही कैटल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा, स्टिरअप एंड फ्लश. स्टिरअप का मतलब है एक्साइट एंड फ्लश का मतलब है एक्सपोज आउट इंसेक्ट. अब आपको पता है इंसेक्ट जो है वो ग्रास के लीफ के अंदर चिपके होते हैं. तो जैसे ही कैटल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा, वो इंसेक्ट एक्साइट होते हैं और अपने आप को एक्सपोज करते हैं. कहाँ पे? फ्रॉम द वेजिटेशन, मतलब वो ग्रास के लीव्स से, दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर इग्रेट टू फाइंड एंड कैच. अगर वो इंसेक्ट वेजिटेशन लीफ के अंदर है तो उनको ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर ये कैटल के मूव होने की वजह से इंसेक्ट कंटिन्यूसली अपने आप को एक्साइट करता रहता है और जैसे ही वो अपने आप को एक्साइट करेगा, एक्सपोज करेगा, इग्रेट उसको क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा. तो इसमें बेनिफिट किसका हुआ? इग्रेट का. पर कैटल को ना ही फायदा है ना ही कोई लॉस. ओके, कमेंसलिज्म का एक दूसरा एग्जाम्पल है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश. ओके, सी एनिमोन और क्लॉन फिश के बीच का एसोसिएशन क्या है? सो सी एनिमोन दैट हैज अ स्टिंगिंग कैप्सूल. पॉइंटेड कैप्सूल्स होते हैं उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर. अब ये पॉइंटेड कैप्सूल्स का काम क्या है? सो फिश गेट प्रोटेक्शंस फ्रॉम द प्रीडेटर्स. तो ये स्टिंगिंग टेंटेकल्स जो है, कैप्सूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है, उनसे क्लॉन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है प्रीडेटर्स से, विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स. क्योंकि प्रीडेटर्स ऑलवेज इस स्टिंगिंग टेंटेकल्स से दूर रहेंगे. अब इसमें बेनिफिट किसका हुआ? तो वो बेनिफिट हुआ क्लॉन फिश का. बट अगर आप बात करो सी एनिमोन, सो एनिमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट
और लॉस बाय होस्टिंग द क्लॉन फिश। तो क्लॉन फिश को होस्ट किया, इसकी वजह से सी एनीमोन को ना ही कोई लॉस ना ही कोई बेनिफिट। एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, शकर फिश आर हैबिटेट ऑन द बॉडी ऑफ शार्क, कि ये शकर फिश शार्क की बॉडी के ऊपर हैबिटेट करती है। तो शार्क की बॉडी को ना ही फायदा ना ही नुकसान, पर बेनिफिट किसको होता है? शकर फिश को। एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल, फ्लैजेलेट्स आर लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ टर्माइट्स। तो टर्माइट्स की बॉडी के अंदर रहने वाले फ्लैजेलेट्स को उनमें से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, पर टर्माइट्स को उसकी वजह से कोई लॉस नहीं होता है। सो ये रिलेशन था +0 कमेंसालिज्म। ओके, कमेंसालिज्म के बाद इंटरेक्शंस नंबर 5 जिसका नाम है एमेंसालिज्म। एमेंसालिज्म के लिए सिंबल आपको दिख रहा है -0। सो रिलेशन क्या है? एज आई अर्लियर सेज दैट वन स्पीसीज इज हार्म्ड, लॉस होगा एक को, वेयर अदर इज अनअफेक्टेड, मतलब ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा, न्यूट्रल सिचुएशन में वो रहेगा, मतलब 0। सो उसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है कि पेनिसिलियम नाम की जो फंगस है वो पहली स्पीसीज है, कील दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो दूसरी स्पीसीज है। अब पेनिसिलियम फंगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार रही है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कील हो जाता है, मतलब उसके लिए माइनस, पर उसकी वजह से पेनिसिलियम नाम की फंगस को कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिंबल ले लेंगे? 0। सो 0 एंड माइनस सिंबल हो, मतलब आपको वो रिलेशनशिप किसके लिए याद रखना है? फॉर एमेंसालिज्म। ओके, लास्ट रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के लिए दोनों प्लस है। सो एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज को ऑलवेज बेनिफिट होगा। सो दिस इंटरेक्शन इज कन्फर्म गिव बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। दोनों जो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है दोनों को बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ऑलरेडी हम लोगों को सबको पता है, लाइकेन रिप्रेजेंट द इंटीमेट स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। सो एल्गी और फंगस के बीच के रिलेशनशिप को बोला जाता है लाइकेन। सिमिलरली दूसरा एक एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, माइकोराइजा आर द एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो दोनों के अंदर फंगस का रोल क्या है? फंगस हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोइल। तो सोइल में से जितना भी न्यूट्रिएंट होगा, वाटर होगा, वो सब एब्जॉर्ब करके फंगस प्लांट को दे देता है। तो बेनिफिट हो गया प्लांट का। प्लांट उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करेगा। सो वी कैन से दैट व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स द फंगी विथ एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट ने बनाया हुआ जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो किसको मिलेगा? फंगस को। तो इस तरह से दोनों के बीच में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखता रहता है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक लाइकेन का डायग्राम दिख रहा है। ग्रीनिश कलर के पोर्शन है एल्गी के, बाकी नीचे जो फंगस है, तो फंगस की बॉडी को आपको पता है माइसेलिया, या तो हम लोग बोल सकते हैं हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ये एग्जांपल हो गया लाइकेन और माइकोराइजा का। नाउ एग्जांपल नंबर 3, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर and evolutionarily fascinating attracting example of mutualism are found in the plant animal relationship। तो सबसे बेस्ट अट्रैक्टिंग एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का कौन सा है? तो प्लांट और एनिमल के बीच का रिलेशनशिप। नाउ प्लांट को एनिमल की क्यों जरूरत है? सो प्लांट नीड्स द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पोलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। खुद के फ्लावर को पोलिनेट करने के लिए कंपल्सरी उनको एनिमल्स की जरूरत है। सेकेंड, डिस्पर्सिंग देयर सीड, तो सीड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खुद के फ्लावर का पोलिनेशन करने के लिए प्लांट को एनिमल्स की जरूरत है। एंड एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो ऑब्वियसली चलो एनिमल उसकी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, बट प्लांट को उसके लिए फीस प्रोवाइड करनी है। सो ये फीस किसके फॉर्म में होती है? सो प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स, बेनिफिट और फीस
in the form of pollen and nectar for the pollinators and juicy and nutritious fruits for seed dispersal. अब पोलन का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए या तो एडिबल पोलन ग्रेन होती है जो एनिमल खाता है, नेक्टर सक करता रहता है, ये पोलिनेटर्स के लिए बात होगी। दूसरा जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स क्यों खाएगा वो, तो जब भी ये फ्रूट खाता है तो वो क्या करेगा, सीड को अलग अलग जगह पे डिस्पर्स करता है। बट म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट द चीटर। अब ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम है उसमें कभी कभार क्या हो जाता है कि भाई ऐसा हमें लगता है दोनों को फायदा हो रहा है, पर एक ऐसा भी हो सकता है जो खाली दिखावा कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको भी मदद कर रहा हूँ, पर मदद एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है चीटर। पर ऐसे चीटर के अगेंस्ट में भी आजकल म्यूचुअल बेनिफिटेड सिस्टम के पास एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, सम एनिमल आर ट्राई टू स्टील अ रोबेरी, चोरी करेंगे नेक्टर की विदाउट एडिंग इन पोलिनेशन, मतलब पोलिनेशन में सपोर्ट किए बिना ही नेक्टर की चोरी करने वाले एनिमल्स भी होते हैं। सो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है चीटर। सो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए नेचर के पास क्या अवेलेबिलिटी है। सो नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एंड एनिमल इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व को-इवोल्यूशंस ऑफ द म्यूचुअलिस्ट। अब आपको मैं बेस्ट एग्जांपल एक दे दूं, आपको पता है मॉथ एंड युक्का। तो युक्का प्लांट है एंड मोथ एक पोलिनेशन करने वाला इंसेक्ट। अब इन दोनों का म्यूचुअलिज्म है, तो मॉथ को कंपलसरी युक्का के अंदर पोलिनेशन करना है, तभी युक्का के अंदर मॉथ के जो एग है वो प्रोटेक्ट रह पाते हैं अप टू दी लार्वा स्टेज। सो इसीलिए प्लांट और एनिमल इंटरेक्शंस के अंदर को इवोल्यूशंस आपको दिखता रहता है ऑफ द म्यूचुअलिस्ट, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर and its pollinator species are tightly linked with one another। तो फ्लावर का इवोल्यूशन और उसके पोलिनेटर के स्पीसीज का इवोल्यूशन दोनों एक दूसरे के थ्रू टाइटली लिंक्ड हो गए। जैसे कि ये एग्जांपल आपको मैंने दिया था मॉथ और युक्का, वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज, अंजीर फिग ट्रीज की स्पीसीज में there is a tight 1-to-1 relationship with the pollinator species of wasp। तो wasp एक insect and fig tree मतलब एक plant। तो जैसे moth और युक्का था वैसे ही fig tree और wasp इन दोनों के बीच में 1-to-1 एक strong connection वाला mutualistic relationship है। ओके, अब क्या है दोनों के बीच में रिलेशन। सो इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी पोलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीसीज एंड नो अदर स्पीसीज। तो फिग का पोलिनेशन ऑलवेज उसके पार्टनर वास्प की स्पीसीज के थ्रू ही होगा और कोई उसको पोलिनेट नहीं कर पाता। चलो, तो ये तो बेनिफिट किसका हो गया, फिग की स्पीसीज का। द फीमेल वास्प जो होती है यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, मतलब खाली एग को ले करने के लिए ही वो फ्रूट का यूज नहीं करती, एग को ले तो करेगी ही, रखेगी, बट ऑल्सो यूजेज द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट्स फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। तो अपने लार्वा को नरिशमेंट देने के लिए डेवलपिंग सीड जो फ्रूट्स के अंदर होते हैं उनका भी यूटिलाइजेशन करती है और अपने एग को ये फिग के फ्रूट के अंदर रखती रहती है। तो आप अगर डायग्राम देखोगे तो आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। सो पहला है फिग फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय वास्प, कि ये वास्प जो है वो फिग के फ्लावर को पोलिनेट कर रहा है। एंड सेकेंड है वास्प लेइंग एग इन द फिग फ्रूट, तो फिग फ्रूट के अंदर ये जो एग रखे हैं उसमें से बनने वाले लार्वा आप लोगों को डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं। सो द वास्प pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying site। तो जब ये वास्प अपने एग को ले करने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है तब फिग के इन्फ्लोरेसेंस को पोलिनेट करता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब आपको पता है फ्लावर का पर्टिकुलर मैनर में अरेंजमेंट। ओके, इन रिटर्न, चलो तो एग तो ले कर दिए। सो इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पोलिनेशन द फिग ऑफर वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड
एज अ फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा। तो एक तो एग ले कर दिए और दूसरा प्लांट क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग सीड एज फॉर द फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। ऑर्किड आपको मैंने अभी बताया एक टाइप का एपिफाइटिक प्लांट है जो मैंगो की ट्री के ऊपर अपने आप को सर्वाइव करता है। सो एपिफाइटिक ऑर्किड शो अ bewildering, confusing diversity of a floral pattern. फ्लावर के पैटर्न का एक confusing diversity है, many of which have evolved to attract their right pollinator insect. अब ये फ्लोरल पैटर्न के अंदर चेंजेस क्यों होता है, ताकि उसकी वजह से वो अपने राइट पोलिनेटर इंसेक्ट जैसे कि बीस और बम्बल बीस को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके एंड एंश्योर कंफर्म गारंटेड पोलिनेशन बाय इट। तो इसका मतलब है वो बीस और बम्बल बीस के अंदर या तो इन्हीं दोनों के थ्रू शायद ऑर्किड के अंदर पोलिनेशन हो सकता है। तो इसके पास क्या कैरेक्टर है कि भाई अपने फ्लोरल पैटर्न के अंदर कुछ चेंज कर देता है। सो ये आपको डायग्राम दिख रहा है कि ऑर्किड फ्लावर के अंदर बी के थ्रू होने वाला पोलिनेशन। अब फ्लोरल पैटर्न क्या होती है? नाउ नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर अ रिवॉर्ड्स। हर एक ऑर्किड ये बीस या तो बम्बल बीस को रिवॉर्ड्स ऑफर नहीं करते, पर ऑर्किड की कुछ ऐसी स्पीसीज है, जैसे कि आपको मैंने एक स्पीसीज का नाम दिया है मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफरिस। ऑफरिस मतलब ये ऑर्किड के जीनस का नाम है। तो ये जीनस के अंदर इंक्लूड होने वाले मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो होते हैं ना, विच परफॉर्म अ सेक्सुअल डिसिट, सेक्सुअल चीटिंग करेंगे किसके साथ, टू गेट पोलिनेशन डन बाय अ स्पीसीज ऑफ बीज, कि बीज की स्पीसीज के थ्रू ही पोलिनेशन करवाने के लिए मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो होते हैं, जो ऑफरिस नाम के जीनस से बिलोंग करते हैं, इट क्रिएट अ सेक्सुअल डिसिट। किस तरह से? तो उनके फ्लावर के अंदर चलो 5 पेटल है, आउट ऑफ 5 पेटल 1 पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन uncanny resemblance, uncanny, unknown similar character to the female of the bee in size, color and marking। आप सोचो फ्लावर की 5 पेटल है, उनमें से कोई एक पेटल किसके जैसा लगेगा, तो कि भाई फीमेल बीस जैसा लगेगा। फिर वो साइज की बात हो, फिर वो कलर हो, फिर वो मार्किंग हो। तो फीमेल बीस वहाँ पे बैठी है ऐसा मेल बीस को लगेगा। सो मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव, व्हाट इज बिलीव, वो क्या बिलीव करेगा कि भाई वहाँ पे तो क्या बैठा हुआ है, फीमेल बैठी हुई है। तो फीमेल बैठी हुई है ऐसा वो बिलीव करेगा एंड मेल बी अट्रैक्ट होगा। सो स्यूडोकोपुलेट, स्यूडोकोपुलेट के लिए मैंने वर्ड लिखा हुआ है फॉल्स रिप्रोडक्शन विथ द फ्लावर। तो मेल बी को ऐसा लगेगा कि मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, पर एक्चुअल में वो तो पेटल है, फ्लावर है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज डस्टेड विद द पोलन फ्रॉम द फ्लावर। तो वो टाइम पे मेल बॉडी कहीं और से आई होगी, उसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन चिपकी होगी, वो पोलन ग्रेन ये फ्लावर के ऊपर रखेगा और बाय दैट वे पोलिनेशन होगा। सो व्हेन दिस सेम बी स्यूडोकोपुलेट विथ अनदर फ्लावर, जब ये स्यूडोकोपुलेट फॉल्स रिप्रोडक्शन करने के लिए दूसरे फ्लावर के पास जाएगी, तो इट ट्रांसफर पोलन टू इट एंड दस पोलिनेट द फ्लावर। सो इस तरह से फ्लावर का पोलिनेशन ऑर्किड नाम के प्लांट के अंदर 20 की स्पीसीज के थ्रू होगा। सो हियर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन इज ऑपरेट। लिसन, को इवोल्यूशन कैसे ऑपरेट होगा, तो आप देख सकते हो कि अगर फीमेल की बीस का कलर पैटर्न जो है वो चेंज होता है इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन, समझ लो फीमेल बीस के कलर का पैटर्न थोड़ा सा भी चेंज हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, पोलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड। पोलिनेशन के सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कब तक? अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बीस। तो जैसा चेंज फीमेल की बॉडी में हुआ है, कंपलसरी ऑर्किड को भी अपने फ्लावर के अंदर इवोल्यूशन के थ्रू ऐसा ही चेंजेस करना है, तब जाकर के
करेक्ट मैनर में पोलिनेशन हो पाएगा। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि भाई राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया ऐसे नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन जो होते हैं उसको कहाँ पे लाना, इन द नोड्यूल इन अ फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड एमोनियम सॉल्ट। और ये सॉल्ट को कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट। बदले में बैक्टीरिया ऑब्टेन अ शेल्टर मतलब हैबिटेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट्स। सो ये एग्जांपल हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट का। एक लास्ट एग्जांपल हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन। ओके, ये जो हर्मिट क्रैब है विच आर लिव्स इनसाइड द एम्प्टी गैस्ट्रोपोड शेल, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए शेल के अंदर रहता है हर्मिट क्रैब। और ये हर्मिट क्रैब के ऊपर सी एनिमोन हैबिटेट करेगा। सो सी एनिमोन इज इनहेबिटेटेड ऑन द शेल। तो शेल के अंदर हर्मिट क्रैब है और शेल के ऊपर सी एनिमोन। नाउ हर्मिट क्रैब जो है इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमीज प्रीडेटर्स बाय स्टिंगिंग सेल्स ऑफ सी एनिमोन। तो सी एनिमोन के पास जो स्टिंगिंग सेल्स है उससे प्रोटेक्शन मिलेगा किसको, हर्मिट क्रैब को। तो ये बेनिफिट हो गया चलो हर्मिट क्रैब का। बट बदले में तो सी एनिमोन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो गेट फूड शेयर्ड बाय क्रैब। तो क्रैब क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता रहता, तो सी एनिमोन का ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा और हर्मिट क्रैब को मिले हुए फूड में से थोड़ा बहुत फूड मटेरियल सी एनिमोन को भी मिलेगा। सो ये भी दोनों के बीच में म्यूचुअली बेनिफिटेड रिलेशनशिप है। तो ये डायग्राम है हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन का। ये है रूट नोड्यूल्स और रूट नोड्यूल्स का जो टीएस लिया हुआ है उसके अंदर दिखने वाले राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।